वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएस का पेपर जो है 2013 में जो हुआ था उसके बारे में। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन में, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन सेट हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो √24 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 × 4 लिख सकते हैं। ऐसा हमें रूट में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसका एक रूट हमें मालूम हो। अब 24 को हम 8 × 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 6 × 4 में क्यों किया, क्योंकि √4 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। और 216 को हम लिख सकते हैं √6, अंडर रूट के अंदर ही 6 × 6 × 6। ओके, अब √96 है, इसको आप कर दो 16 × 6। ओके, अब यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल जाएगा। अब √6 × 4 लिखा हुआ है एक साथ, तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, √6 × √4। ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आएगी आपको। तो यहाँ से अब कॉमन निकाल लो, क्या क्या निकल जाएगा। यहाँ पर √6 है, यहाँ पर भी √6 है, और यहाँ पर भी √6 है। तो √6 मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अंदर √4 मिल गया, और अंदर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको √6 × 6 मिल गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको क्या रूट मिलेगा, √16 मिलेगा, और बाकी जो √6 था वो हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 6 × 6 दैट मीन्स कि आपका एक 6 बाहर आ जाएगा, और ये 16 है तो ये क्या 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 + 2 कितना होता है, 8, 8/4, दैट मीन्स आपका 2 राइट आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। ओके, तो अप्रोच यही एग्जाम्स में होगी, लेकिन हम स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे ताकि आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये लिखा है √4³ + 15², इसकी पावर 3 है, तो ये निकालना है। तो देखो 4 का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका 64। ठीक है, ये होता है 64, और अंडर एज इट इज़ लगा रहने दें आप। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5 होता है, और इसकी पावर भी 3 लगी रहने दें। अब देखो 64 + 2 to 5 ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 289। तो रूट के अंदर कितना मिल गया, 289, और इसकी पावर 3 रहने दें। तो हमें ये पता है कि 17 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 289 आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बाहर आपका 17 आ जाएगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 17 की पावर 3 ये हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर आप 20 तक के क्यूब भी आप तैयार कर लें, क्योंकि 1 से 10 तक तो बहुत आसान होते हैं, 11 से 20 तक आप एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली आया, तो अगर आप बेस मेथड सिंप्लीफिकेशन में हमने इसको सिखाया कैसे करना होता है, बट डायरेक्टली इसका होता है 4913। ये आपको याद है तो आप कि लगभग 10 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड बच जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारा राइट आंसर 4913 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। इसमें कहा है देयर आर टू पंप्स टू फिल अ टैंक विद वाटर। फर्स्ट pump can fill the empty tank in 8 hours, while the second in 10 hours. If both the pumps are open at the same time and kept open for 4 hours, the part of tank that will be filled up is. इसमें कहा गया कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप यहाँ पर दिए हैं। पहला पंप जो है वो खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा पंप है वो जो खाली टंकी है उसको 10 घंटे में भर देता है। तो अगर दोनों पंपों को आप एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाओगे तो पूछा है कि टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक बार देख लो। हमने क्या किया कि सपोज किया कि पहला ये ए है और दूसरा बी है। ठीक है, तो जो इस पंप जो यहाँ पर दो पंप दिए हुए हैं ये टंकी को फिल कर रहे हैं, तो पहला ए है और दूसरा बी है। तो इसमें जो कहा गया है कि पहला 8 घंटे में भरता है, तो 8 आवर्स, और दूसरा जो है 10 आवर्स। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो आप 40, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस एलसीएम को 8 से डिवाइड करो तो वन डे वर्क निकल कर मतलब इसकी इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स 5, 40 डिवाइड बाई 10 दैट मीन्स 4। तो टोटल कितना मिल गया आपको, 9। यहाँ पर टोटल जो इफिशियंसी हमारी आई है वो यहाँ पर आपकी 9 आ गई। ओके, अब इसमें कहा गया है कि दोनों के दोनों पाइप जो हैं, इसमें लिखा है बोथ द
pumps are opened at the same time and kept open for 4 hours, 4 घंटे के लिए एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं, तो ये कितना होगा देखो, 5 + 4 9 है टोटल एफिशिएंसी। अब 9 × 4, 4 घंटे तक दोनों को अगर आप यूज़ करोगे तो कितना फिल होगा, 36 लीटर फिल हो जाएगा। ये चीज़ हमारी यहाँ से आ गई। फिर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप इज, मतलब कि आपको पार्ट कैलकुलेट करना है, कितना भाग जो है वो भर गया है। तो टोटल अभी देखो फिल कितना हुआ है, 36 हुआ है, और टोटल कितना था, टोटल आपका 40 था, क्योंकि ये टोटल कैपेसिटी निकल कर आती है। जो भी आप एलसीएम लेते हैं वो आपकी टोटल कैपेसिटी होती है 36 / 40, तो ये कितना आ जाएगा 9/10 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो देखो आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा 9/10, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन 4 की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 डेज, ठीक है, एंड एम्प्लॉयड 110 मैन। आफ्टर 48 days he found that he had already done 3/5 part of the work. The number of men he can withdraw that so the work may still be finished in time. मतलब सीधी बात यहाँ पर ये कही गई है कि एक ठेकेदार ने क्या करा कि किसी एक काम को कहा कि हम 92 दिनों में पूरा करने का उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ठेका ले लिया। फिर क्या किया कि जब उसने कह दिया कि 92 दिन में हम इस काम को फिनिश कर देंगे, और उसने 110 आदमी वहाँ पर लगा दिए। 48 दिन के बाद, मतलब कि जब 48 दिन कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में उसने देखा कि 3/5 ऑफ द वर्क, 3/5 जो काम है वो हो चुका है। तो इसमें पूछा है कि वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम जो है कम समय में, मतलब बोला जाए काम जो है वो समय से पूरा हो जाए उसका, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें कंसेप्ट है थोड़ा रिमेनिंग का कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि 100, यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो होता है m1 d1 = m2 d2। ये क्या है कि जो मैन और डेज की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपोजिट साइड पर भी मैन और डेज की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। इसी के साथ में एक फार्मूला और बन जाता है m1 d1 और h1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 = m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो हम आज इन्हीं दोनों का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व दोस्तों करेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि 110 जो है टोटल मैन है वो वर्क करते हैं। अब इसमें कहा गया ही फाउंड दैट, इसमें कहा गया आफ्टर 48 डेज, मतलब कि 48 दिन गुजरने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि 110 जो मैन थे उन्होंने 48 दिन तो काम किया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि उसने ये देखा कि ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 पार्ट, मतलब कि 3/5 काम हो चुका है। तो वर्क कितना हो चुका है, 3/5 हो चुका है। अब यहाँ पर आप रिमेनिंग देख लो, अगर टोटल एक यूनिट है जिसमें से 3/5 हो चुका है, तो 1 में से 3/5 को लेस करोगे कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2/5। तो मतलब रिमेनिंग हम कह सकते हैं कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपका 2/5 यहाँ पर, ठीक है। तो रिमेनिंग को हम इसके इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल मैन जो है सबसे पहले m2 कैलकुलेट करना होगा, तो m2 को हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि टोटल जो है कितने यहाँ पर दिन है, 92 डेज हैं और 48 दिन गुजर गए, तो टोटल रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे, 92 में से 48 को लेस कर दो, 44 बचेंगे, ठीक है। अब ये काम कितने दिन तक होगा, 2/5 डेज में ये फिनिश हो रहा है। ये वाली चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2/5 है, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, इसी तरह से ये आपका ये वाला भी अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी आपका 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1110 × 48 × 5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू m2 × 44। अब ये 5 ऊपर चले जाएंगे और 2 आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब इसको आप अगर कैंसिल आउट करोगे, ये कैलकुलेशन आप खुद से करो, तो m2 जो है वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 80, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। अगर देखो 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 से ये कितने बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप 3 से इसकी बात करोगे तो ये 16 बार जाएगा। 16 × 5 कितना, 80 आ गया। यही मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चलेगी। तो m2 हमें 80 यहाँ पर मिल गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन शुड बी विड्रॉन, मतलब कि कितने लोगों को निकाल लिया जाए जिससे कि काम समय पर ख़त्म हो जाए। तो m2 आपका 80 आ गया। अब यहाँ से हमारे 110% थे, इसमें से आप 80 को लेस कर दो, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 30 मैन, तो आप इनको अगर निकाल दोगे तो आपका काम जो है वो समय पर खत्म हो जाएगा। यही चीज़ आपसे 30 ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो राइट आंसर आपका कितना है कि आपको मैन विड्रॉ कितने करने हैं, 30 मैन को विड्रॉ करना है। 5th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम इज 35√3 मीटर। द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर दैट फिट विद इन द क्यूबिकल रूम
इन स्क्वायर मीटर इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब कहा जाए कि एक घनाकार कमरा है और उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो कहा जाए कि इसमें रखी जाने वाली एक सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो है वो आपको दी है 35 × √3। तो अगर घने कमरे में अगर सबसे बड़ी जो लंबाई की अगर आप छड़ को रखते हैं तो वो कैसे रख पाओगे? देखो सीधी सीधी बात है कि अगर ये आपका रूम है तो सबसे बड़ी छड़ आपकी कुछ इस फॉर्मेट में ही रख जाएगी, आप ऐसे ऐसे नहीं रख सकते, तो हम इसको डायगोनल फॉर्मेट में ही रख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कहा गया है कि इसके भीतर बेसिकली एक गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। ओके, तो आपको बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है कि हमें एक क्यूबिकल फॉर्मेट में एक रॉड की लेंथ दी हुई है। ओके, तो अगर हम डायगोनल की बात करें, क्यूब का डायगोनल कितना होता है, ये आप नोट डाउन पहले कर लें। डायगोनल ऑफ क्यूब, तो ये हमारा होता है √3 × a, ये होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि इस चीज़ की वैल्यू आपको ये 35 √3 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो √3 × a इसकी वैल्यू कितनी दी है, 35 √3 दी है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब जो a आपको कितना मिल गया, 35 मिल गया। अब ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है कि आपका ये एक घन है और इसके अंदर हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कंप्लीट की बात करेंगे तो ये हमारा कितना होता है, a होता है, और ये आपकी रेडियस भी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो क्या हो गई, a/2 हाफ हो गई। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 35/2। अभी इसको आप कैलकुलेट मत करना, 35/2 ही रखो। अब स्पेयर के एरिया की बात यहाँ पर हो रही है, तो एरिया ऑफ स्पेयर ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्पेयर आपका होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 × पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू, अब r² है दैट मीन्स 35/2 इंटू 35/2। अब देखो यहाँ से 7 से इसको 5 बार काटोगे और 2 से ये 11 बार कटेगा और 2 से ये फिर आपका 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या बचता है, यहाँ पर नीचे सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, ऊपर 35 बचे। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 2 10, 10 × 11 110, तो यहाँ पर 110 × 35 ये आपका बचता है। ठीक है, और आप 110 और 35 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3850 आपका दोस्तों ये मिल जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी गई है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है ना, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो सरफेस एरिया जो है लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर का, ये आपका आएगा 3850। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में दोस्तों आ गया होगा। 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, इफ़ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इंक्रीज बाय 8% देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय, मतलब कहा जाए कि कोई भी एक वृत्त है और उसका अगर हमने व्यास जो है वो 8% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको सक्सेसिव निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है ना। ठीक है, कि मतलब व्यास जो होता है रेडियस का अब 2 टाइम्स कर दोगे, टोटल ये सर्किल है तो ये क्या होता है, ये टोटल आपका d होता है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस आपकी ये होती है, तो इसका जस्ट डबल होता है। ओके, अब देखो हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब इसमें कहा गया है कि जब रेडियस जो है और डायमीटर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। इसमें कहा गया इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज बाय, तो अगर डायमीटर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो एरिया है वो भी आपका इसी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। फाइन, और ये कितना 8% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आपने ये फार्मूला देखा होगा स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था a + b + AB डिवाइडेड बाई 100, ये हमें सक्सेसिव जो है परसेंटेज निकालने के काम में आता है। ओके, तो हम इसका यूज़ यहाँ पर करने वाले। 8% आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर r जो है वो दोनों केसेस में सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। एक चीज़ और, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है और लेकिन डायमीटर तो 2r के बराबर होता है और जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, तो यहाँ पर हमें r कैलकुलेट करना होगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो
जिस प्रोपोर्शन में ये चीज़ इंक्रीज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में आपका एरिया भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो डायमीटर है वो 2r होता है तो अगर आप रेडियस निकालोगे इसकी, ठीक है, तो वो इसकी हाफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना आपको, ठीक है। जिस प्रोपोर्शन में आपका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका एरिया भी इंक्रीज होगा, ये बिल्कुल ही फैक्ट है। और 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 सेम हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी, तो ये कितना हुआ, 8 + 8 16 हो गया, और ये 64 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स हम कह सकते हैं 0.64 आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा 16.64। अगर आपने अभी तक हमारे परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखे दोस्तों तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं सारे क्वांट के टॉपिक्स के, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, इसमें कहा गया है वाइल सेलिंग टू द रिटेलर अ कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इफ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट्स एट द मार्केट प्राइस हिज प्रॉफिट विल बी। मतलब क्वेश्चन में कहा जाए कि एक कोई व्यापारी, किसी भी व्यापारी को कोई पर्सन जो है वो माल बेच रहा है, ठीक है, तो क्या करती है कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स के अंकित मूल्य पर, जो उसका मार्क्ड प्राइस है, उस पर 30% की छूट दे देती है। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, और जब उसने 30% की यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, तो उसने कितने पर सेल किया, 70 रुपीज़ पर सेल किया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में कहा गया कि इफ़ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट्स एट द मार्केट प्राइस, अगर वो मार्केट प्राइस पर ही बेचे, मतलब कि उसी अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो उसको कितना लाभ होगा। अब इस बार वो जो है सेल किस पे करेगा, वो सेल करेगा आपका 100 रुपीज़ पर ही, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जब वो 100 रुपीज़ पर सेल करेगा तब आपसे प्रॉफिट पूछा है कितना। तो देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सबसे पहले 100 रुपये की चीज़ थी, उसने कुछ डिस्काउंट दिया और 70 रुपये में बेचा, तो वहाँ पर उसको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है अभी। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 100 रुपये की चीज़ को 30% डिस्काउंट ना देकर अब हम 100 रुपये में ही बेचे तो प्रॉफिट पूछ रहा है कितना। तो यहाँ पर अभी हमने 70 में उसको बेचा था, ठीक है, तो 30% डिस्काउंट दिया था, अब हम फिर से 100 रुपये में ही उसको सेल करेंगे, तो इन दोनों का कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना आया, 30 रुपये निकल कर आ गया, किस पर, इस 70 पर, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 7, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा 42 होल 6/7%। तो इतना प्रॉफिट जो है उसको यूजली होगा, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये की है और हमने उस पर 30% डिस्काउंट देकर 70 रुपये में बेच दिया, तो अभी हम ये मान रहे हैं कि हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस किसी भी तरीके का कुछ नहीं हुआ है, अभी न्यूट्रल कंडीशन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम उस प्रोडक्ट को उसके मार्क्ड प्राइस पर ही, मतलब कि उसका अंकित मूल्य जो है उस पर ही बेचेंगे, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो कंपैरिजन जो है वो आपको इस डेटा की इस डेटा से करनी है। इसको आप बेस मेथड से भी सॉल्व कर लो, लेकिन इसको हम इस तरह से वन लाइन में ही दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है 42 होल 6/7%। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया अ ट्रेडर अलाउज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 15% फॉर सेलिंग एन आर्टिकल इफ ही गेट्स ₹476 फॉर द आर्टिकल इट्स मार्केट प्राइस इज। ये आपसे कैलकुलेट करने को क्वेश्चन है दोस्तों बोला है। इसमें कहा गया कि एक व्यापारी जो है वो किसी भी आर्टिकल को बेचने के लिए क्या है 30% और 15% की लगातार दो छूट दे रहा है। उसके बाद में कहा गया है कि यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले, ये कहा गया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस क्या है, इसको x मान के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू के इक्वेट कर देंगे। अभी आप देखना मार्केट प्राइस को हमने x मान लिया सपोज करा, और इस पर उसने क्या है 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 70% पे तो उसने सेल की होगी 70/100, फिर एक 15 का और डिस्काउंट दिया, मतलब कि 85 पे अब उसने सेल किया होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपकी एक यहाँ पर बन गई। अब एक बात यहाँ पर कही गई है कि ही इफ़ ही गेट्स द आर्टिकल इन 476, ये कहा गया है, तो इसको आप 476 के इक्वल रख के x की वैल्यू को आप निकाल दो, तो x कितना आ जाएगा 476 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू
85। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 800 रुपये जो है एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्स हमने क्या माना था, मार्क प्राइस माना था, मतलब कि मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस सब एक ही होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। आप जाते हैं कोई भी लिवाइस की जीन्स खरीदने तो उस पर लिखा होता है ना 3999, 4000 रुपये में 1 रुपये कब लिखा होता है ना, तो ये क्या होता है, उसका मार्क्ड प्राइस होता है। फिर इस पर लगा देता है 30% डिस्काउंट, फिर होली का स्पेशल ऑफर लगाकर 20%। तो इस तरह से क्या है कि ये सब चीज़ें होती है, तो कम्प्लीटली किस पर होता है, मार्क्ड प्राइस पर ही। ओके, आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा दोस्तों। तो 80 हमारा राइट आंसर है, 800। नाइन्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ टेलीविजन सेट। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज ₹2640, द कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन वॉज। सीधी बात ये कही गई है कि एक टीवी पर 5% की छूट देने के बाद 10% का है जो प्रॉफिट हो जाता है। अगर टीवी का अंकित मूल्य जो है, मार्क्ड प्राइस, मार्केट प्राइस, वो है 2640 रुपये। ठीक है, तो टीवी का आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइन दोस्तों, क्वेश्चन एक ही लाइन का है, केवल आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फंडा क्या है कि आपको यहाँ पर 110% की वैल्यू ये दी है। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ 10% मेड होता है, तो इसमें क्या कहा गया है, 110% की वैल्यू जो है आपको 2640 रुपये दी है, और 5% डिस्काउंट देने के बाद मतलब कि आपको यहाँ पर 95% की वैल्यू जो है ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये तो रही इसकी शॉर्ट ट्रिक कि हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। अभी आप देख लो 110%, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2640 डिवाइडेड बाई 1110, 95 की निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 2640 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 95। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2280 रुपये आपका आ गया। अब अगर बेस मेथड से सॉल्व करने की बात करी जाए तो आप क्या करो कि सीपी को मान लो। हमने क्या करा कि कॉस्ट प्राइस जो है उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि दोनों सेलिंग प्राइस निकालकर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहली बार क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट जो है वो बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं एक्स पर 110 का हो जाएगा प्रॉफिट, 110% का, 10% का प्रॉफिट है तो 100, उसको हम 110% लिखते हैं। अगर 10% का लॉस होता है तो उसको हम 90% से दिखाते हैं। ये चीज़ हमने प्रॉफिट लॉस में आपको बताई भी थी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2640 पर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो इसका क्या है 95% कर दो आप, क्योंकि 5% का डिस्काउंट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालोगे तो आपको यहाँ पर भी 2280 ही मिलेगा। कितने भी तरीके, इसके 2-3 तरीके और हो सकते हैं, CP से MP, MP से SP निकालने का, जो बेस मेथड मैंने आपको सिखाया था आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अल्टीमेटली क्या करना है कि हर एक केस में आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट जो फिट है वो आपका ये वाला, आपको बेस्ट फिट ये आपको यूज़ करना है। ओके, 10th क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, मतलब कि 2 नंबर हैं उनके रेशियो जो है 3:4 में है, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो 4 दिया गया है, तो उनका LCM पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपसे कैलकुलेट करने को क्वेश्चन ने कहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो है A और B का आपको दिया है 3:4 दिया हुआ है, और साथ में इनका HCF जो है ये भी आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, LCM पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है ना, इनका LCM निकालो। तो देखो अगर इनका HCF आपको 4 दिया है और नंबर का रेशियो दिया है, तो आपको नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलेगी, आप जो है इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो HCF से, तो कितना, पहला नंबर 12 मिल गया, 4 की 4 से करोगे दूसरा नंबर 16 मिल गया, तो आपको दोनों नंबर यहाँ पर मिल गए। क्योंकि ये एक फंडा होता है, मैंने आपको जब HCF और LCM कैलकुलेट करना सिखाया होगा, आप गूगल पर सर्च मारेंगे यूट्यूब पर कि LCM एंड हाउ टू कैलकुलेट LCM एंड HCF बाय करंट अफेयर्स फंडा, या LCM एंड HCF लेक्चर्स बाय करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको पहले लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके ये ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। तो अब हमें दोनों नंबर्स मिल गए। अब हमें LCM निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B, जो आपके दोनों नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आप LCM की वैल्यू निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी A और B, अब नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अभी इनका रेशियो क्या है यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको LCM निकालना है तो A और B, ये हो जाएगा 12 इंटू 16
डिवाइडेड बाई एच सी एफ कितना है 4, तो ये 4 से 4 बार जाएगा, 12 इंटू 4 मतलब कि 12 इंटू 4 दैट इज 48 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया आपका, ये लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। 11th क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइक्लिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे finds that the ratio of distance covered by him on the first 2 days is 4:5. If he travels a distance of 42 km on the third day, then the ratio of the distances traveled on the third day and the first day. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि एक साइकिल सवार जो है वो दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि उसका जो पहले और दूसरे दिनों का रेशियो जो है, फर्स्ट और सेकेंड डे का रेशियो जो है वो आपको 4:5 दिया गया है। अगर वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का आपको अनुपात दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कहने वाला है। फाइन, अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि थर्ड डे जो है वो कितना करता है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें 42 किलोमीटर, क्योंकि इसका हम यूज़ आगे करेंगे अभी। और जो रेशियो दिया हुआ है ये 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डे है आपका उसका सेकेंड डे के साथ में रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है। अब इसमें एक बात स्टार्टिंग में कही गई है कि अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइकिलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, मतलब कि दूसरे दिन जो साइकिल उसने कितनी चलाई, 70 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसके बाद में सारी कंडीशन जो है वो स्टार्ट होंगी। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो जो है वो आपको दिया है 4:5 का, ठीक है। ये डिस्टेंस में रेशियो दिया हुआ है। तो अब ये सेकेंड डे उसने 70 किलोमीटर चलाया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 70 आ गई। एक रेशियो कितना आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा आपका 14, यहाँ पर एक रेशियो निकल के 14 आ गया। अब यहाँ से हम दोनों दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रेशियो 14 आ गया तो 14 इंटू 4 कितना हो गया, या आपका हो गया 56। ये आपका फर्स्ट डे उसकी डिस्टेंस, अब आपको तीनों दिन की डिस्टेंस मिल जाएगी। फर्स्ट डे 56, सेकेंड डे 70, थर्ड डे 42 किलोमीटर। अब इसमें यही रेशियो लास्ट में पूछा है ना, रेशियो किसके साथ पूछा है, थर्ड का फर्स्ट के साथ में, मतलब कि थर्ड का रेशियो जो है वो फर्स्ट के साथ में ये पूछा है। यही तो क्वेश्चन में कहा है ऑन द थर्ड डे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे। थर्ड और फर्स्ट का रेशियो निकालना है। अब थर्ड डे क्या है, 42 है, और रेशियो किसके साथ निकालना है, फर्स्ट के साथ, मतलब कि 56 के साथ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 7 से, तो 7 इंटू 6 कितना 42 होता है, और ये 8 बार होता है। एक बार और ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। 3:4 जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। इसमें कहा गया है इफ़ 5.5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.65 ऑफ बी देन द ए इज टू बी, मतलब कि ए रेशियो बी जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 जो है इंटू ए, ये किसके बराबर दिया है, 0.65 इंटू बी, इसके बराबर आपको दिया है। अब आप यहाँ से ए डिवाइडेड बाई बी कर लो, ए को एज इट इज़ रखो, बी को इधर डिवाइड में ले आओ, तो 0.65 आपका यहाँ पर ही रहेगा, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 110, ठीक है। अगर आप इस डेसिमल को कैंसिल करोगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, फिर इसको काटो, तो 5 से अगर काटा तो 13 बार गया, फिर 5 से इसको काटा तो 110 बार गया। 13:1110 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। रेशियो की अगर बात की जाए 13:1110, ये दोस्तों आपका रेशियो निकल कर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इसका सेकेंड सेशन जो है उसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आप क्या है साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें सारे क्वेश्चंस की, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आप अच्छे स्कोर भी बना सकें। तो अदर वीडियोस आप एमटीएस की यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पेज आप हमारा यहाँ से विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए, इनको आप देखें, आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।